सो गाइस आज हम फटाफट रिवाइज करते हैं व्हाट वी हैव read yesterday. So as I already highlighted all the stuff here, as you can see the branches and the meanings and nature and stuff like that, sociology ka. And now we will discuss one by one everything. The nature of sociology is independent, social science, categorical, pure science, relatively abstract science, generalized science, general science. We all know how to differentiate this. Okay, so independent, it has own area of study. Social science is like कि वो ह्यूमंस के बारे में पढ़ती है, उसके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ती है. ठीक. कैटेगोरिकल मीन्स एक सोशल साइंस एक रिजिड नहीं है, स्टैटिक नहीं है कि आज जो बोला वही कल सेम होगा. कैटेगोरिकल है, मतलब चेंजेस हैं यहाँ पे. नॉर्म, इट इज़ नॉट अ नॉर्मेटिव डिसिप्लिन, मतलब जिसमें ये चीज़ होगी तो होगी ही, तो नॉर्मेटिव नहीं है. दैट इज़ अ कैटेगोरिकल. दूसरा है प्योर साइंस. है ये एक सिर्फ साइंटिफिक स्टडी करती है, किसकी? ह्यूमन की, ना कि एक अप्लाइड साइंस है. एब्स्ट्रैक्ट साइंस इसीलिए बोला गया क्योंकि ये ह्यूमन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करती है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, कॉन्क्रीट नहीं. ठीक है. फैमिलीज के बारे में पढ़ती है. जनरलाइजिंग साइंस है, मतलब कि जनरल बात करेगी. ठीक है. नॉट पर्टिकुलर अबाउट द वन कॉन्सेप्ट, लाइक जैसे कि इकोनॉमी में सिर्फ हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं या एक ही एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं. जनरल साइंस है ये. ठीक है. इट इज़ अ जर्नल साइंस, नॉट अ स्पेशल साइंस. स्पेशल साइंस नहीं है. इसी में अगर देख लें तो सोशल साइंस एक सोशल साइंस है, कैटेगोरिकल है, प्योर साइंस है, जनरल साइंस है, एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, जनरलाइजिंग साइंस है, इंडिपेंडेंट साइंस है. बहुत रैशनल एंड एम्पिरिकल. रैशनल एंड एम्पिरिकल क्या होता है कि ये साइंटिफिक वे से सोचते हैं एंड इट इट इज़ अ बेस्ड ऑन द रीजन. ये बेस्ड है किस पे? रीजन के ऊपर. एक्सपेरिमेंट कर सकता है. ठीक है. ये फिजिकल साइंस नहीं है, कोई नॉर्म्स पे ऊपर नहीं रिलाई करती. अप्लाइड साइंस नहीं है, स्पेशल सोशल साइंस नहीं है. ये सब चीज़ें इसकी हमने अभी पढ़ी. सो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. सो हम लोग बहुत पीछे चले गए भाई. सोशियोलॉजी ये सब अपने नेचर में पढ़ा. देन वी हैव अ ब्रांचेस. तो ब्रांचेस इसकी आगे रूरल रूरल हो गई, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल, रिलीजन, क्राइम, लॉ, अर्बन, डेमोग्राफी. ये सभी क्या है इसकी कैटेगरीज, मतलब कि ब्रांचेस हैं. इस ब्रांचेस में सोशियोलॉजी को पढ़ा जाता है. डेमोग्राफी में पॉपुलेशन के बारे में हो गया, अर्बन में अर्बन लाइफस्टाइल के बारे में हो गया, लॉ में कैसे लॉज वर्क कर रहे हैं सोसाइटी में, क्राइम क्राइम इंसान क्यों कर रहा है, क्या माइंडसेट है उसका, ये हो गया. रिलीजन में किस प्रकार के रिलीजन हमें कंट्रोल करते हैं हमारे बिहेवियर को. जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ फेस्टिवल्स मुस्लिम्स के जिसमें बकरा ईद जैसे लोग होते हैं, वहाँ पे नॉन वेज खाया जाता है, जो कि एक रिलीजन उनको बताता है. और दुर्गा पूजा हो गई, हिंदू फेस्टिवल हो गया, वेयर हैज़ नॉन वेज उसको छुआ ही नहीं जाता. तो उनके डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं जो रिलीजन सोशियोलॉजी पढ़ती है, रिलीजियस सोशियोलॉजी. पॉलिटिकल साइंस हो गया कि पॉलिटिक्स फेनोमेनन के बारे में पढ़ती है. रूरल हो गया कि रूरल लाइफस्टाइल कैसी है, वे ऑफ लाइफस्टाइल कैसा है, क्या वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, क्या हैं, क्या स्टफ लाइक दैट. और डिफरेंट डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपनी कैटेगरीज दी हैं. सबसे पहले कैटेगरी दी है डर्खाइम ने. डर्खाइम की तीन तीन डिवीज़न है सोशियोलॉजी के, जो कि वो कहता है कि सोशल मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए. मॉर्फोलॉजी मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना. फिर फिजियोलॉजी मतलब कि फिजिकल फेनोमेना, जैसे कि रिलीजन, मॉरल, लॉज, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, ये सभी एस्पेक्ट को स्टडी करना, जिसमें सोशल फिजियोलॉजी हो गई. जनरल सोशियोलॉजी हो गई कि जनरल कि सोशल कैसे वर्क कर रहा है. फिर आ गया सोरोकिन. सोरोकिन ने अपनी डिफरेंट कैटेगरीज दी सोशियोलॉजी की. कॉस्मोलॉजी सोशियोलॉजी, सॉरी, बायोलॉजी, बायोसोशियोलॉजी,
जनरल सोशियोलॉजी, स्पेशल सोशियोलॉजी। फिर उसके बाद जनरल सोशियोलॉजी, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स एंड डायनेमिक एस्पेक्ट्स, ये भी फर्दर क्लासीफाई है। फिर उसके बाद यही अगेन एंड अगेन ये सेम ही है, और इतना अगर हमें आ गया ना, डेफिनेटली नो, 8 ही होते हैं इसमें: रूरल, अर्बन, पॉलिटिकल, रिलीजन, क्रिमिनोलॉजी, डेमोग्राफी, लॉ, एजुकेशन सोशियोलॉजी। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है एजुकेशन सोशियोलॉजी, जो कि हमें पढ़नी भी है। ठीक है, तो कुछ थ्योरेटिकल बेस्ड पे भी सोशियोलॉजी को क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि फंक्शनल इंटरेक्शन, फंक्शन के कि इंसान फंक्शन किस तरह से कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है फंक्शन के दौरान, हारमोनी रही है या नहीं रही है। इंटरेक्शन मतलब कि बातचीत कर रहा है, बातचीत होगी तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट, ये सब क्या है, थियोरेटिकल सोशियोलॉजी है जो कि थ्योरी पढ़ती है। दूसरा आ गया हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। हिस्टोरिकल हो गया कि जो कि हिस्ट्री के कुछ एस्पेक्ट में ये चीज़ हुई है, तो आज के टाइम पे वो कैसे रिलाई कर रही है, मतलब कि साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो कहने का मतलब है कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ती है। कुछ सोशियोलॉजी जो होती है क्राइम के बारे में पढ़ती है, कि क्राइम जो किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, तो किस माइंड, उसके माइंड में क्या काम हो रहा होता है, क्या सोच रहा होता है, उसकी क्या विचार होते हैं उस टाइम पे, जो जो क्राइम करने के लिए वो आतुर होता है। तो ऐसी क्राइम ब्रांचेस क्या काम कर रही हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्या हैं उस बच्चे, उस व्यक्ति के, क्योंकि बच्चे भी आजकल क्राइम कर देते हैं, जैसे कि जुवेनाइल डेलिगेंसी की बात हम करते हैं। तो ये सब चीज़ क्रिमिनोलॉजी सोशियोलॉजी आती है। रिलीजन होता है कि वही मैंने अभी आपको बताया था। इकोनॉमी सोशियोलॉजी हो गया कि जिसमें प्रोडक्शन से लेकर ग्रोथ रेट, जीडीपी और स्टफ लाइक दैट, ये सभी चीज़ें उसका एक निचोड़, मतलब सोसाइटी उसको कैसे हैंडल कर रही है, अगर कम हो रही है तो कैसे हैंडल कर रही है, कैसे, ये सब फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट पार्ट को इसको स्टडी करता है। रूरल सोसाइटी हो गई है, जिसमें रूरल सेटअप इज मोर प्रोमिनेंट देन अर्बन, ये सब चीज़ें हैं। रिसर्च, पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन हुई है, कितनी बढ़ रही है। और रूरल सोसाइटी के जैसे ही अर्बन सोशियोलॉजी होती है। अर्बन सोशियोलॉजी जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जिसमें अर्बन लाइफस्टाइल के बारे में, वैल्यूज़, हैबिट्स के बारे में। पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी यही होती है कि जिसमें रूलिंग पार्टीज का क्या मोटिव है काम करने के लिए, क्या वो काम कर रही है क्या नहीं कर रही है। डेमोग्राफी हो गया, यही सेम एंड अगेन ये सेम ही आ रही है। डेमोग्राफी हो गया कि जिसमें पॉपुलेशन रेट की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, फैमिली सोशियोलॉजी, एजुकेशन सोशियोलॉजी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे चैप्टर में है। तो व्हाट यू मीन बाय एजुकेशन सोशियोलॉजी? एजुकेशन इंसान के अंदर एक अच्छी वैल्यूज क्रिएट करती है, उसको एक अच्छा इंसान बनाती है, एक प्रोडक्ट है, स्कूल एक प्रोडक्ट है मैन फैक्ट्री का। जो मिनी सोसाइटी होती है वो स्कूल होता है। स्कूल में बहुत सारी चीज़ें, फोर वॉल्स के अंडर, क्लासरूम इन्वायरमेंट में एक बच्चा बहुत चीज़ें सीखता है। तो यही क्या है एजुकेशन सोशियोलॉजी, कि सोशल सोसाइटी को जब वो सर्व करने जाएगा तो उसके अंदर वैसी वैल्यूज हों जो वो रिस्पॉन्सिबल फील करे। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम बात करते हैं एजुकेशन एक ब्रांच है सोशियोलॉजी की। जैसे कि हमें हमने अभी जो भी पढ़ा है वो ब्रांचेस पढ़ी, तो ब्रांच में आगे सोशियोलॉजी ब्रांच है जो डील करती है किससे, एजुकेशन से। ठीक है, जैसे कि सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो उसका सोल्यूशन कौन दे रहा है? एक पढ़ा लिखा इंसान ही दे पाएगा ना, जिसको पढ़ाई का ई भी नहीं पता या एजुकेशन का ई भी नहीं पता, तो उसको कैसे पता चलेगा कि हाउ हाउ टू टैकल दिस। ठीक है, हाँ, एक्सपीरियंस के साथ आ सकता है। बूढ़े इंसान को और एक छोटे बच्चे को कंपेयर किया जाए तो बूढ़ा इंसान जल्दी एक्सपीरियंस होगा, वो बता पाएगा कि अच्छा ये इसका ये हो सकता है, ये उपाय हो सकता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, तो उन्होंने क्या देखा अपने टाइम पे, साइंस और मैथ्स को ज़्यादा तवज्जो दी। तो वो क्या करते हैं कि वो हमेशा एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहते हैं कि साइंस और जो मैथ्स है वो काफ़ी रेलिवेंट रहा है, उसकी वजह से लोगों को ज़्यादा नौकरियाँ मिली हैं। सो यू हैव टू अडॉप्ट साइंस और मैथ्स। तो ये उनके टाइम पे वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे पढ़ा बता रहे हैं। बट जब एक बच्चा अगर सोसाइटी में जाता है, 18 साल का हो जाता है, या वेन एवर
ही कंप्लीटेड देयर एजुकेशन सिस्टम। तो वो एक यंग माइंड होता है, उसके विचार थोड़े मॉडर्न होते हैं और साथ में चेंजेबल होते हैं, वो चेंज कर सकता है सोसाइटी के साथ। वो किसी पुराने वेस पे नहीं बताएगा कि ऐसा होता है ऐसा होता है, वो आज के समय में आज का सोल्यूशन बताता है। तो एजुकेशन सोशियोलॉजी जब अच्छी एप्लीकेशन उसकी क्लासरूम में होगी तो डेफिनेटली एक बच्चा एक अच्छा प्रोडक्ट बन के निकलेगा सोसाइटी में। तो सोसाइटी में एक अच्छा बच्चा प्रोडक्ट बन के निकले, उसको क्लासरूम में कैसी कैसी व्यवस्था करनी होगी सो दैट कि वो अच्छा बन सके। तो सबसे पहले इसमें एजुकेशन सोशियोलॉजी ये तो पढ़ लिया कि ब्रांच होती है, ये एजुकेशन को सोसाइटी में डेवलप सोसाइटी में क्या करना, अप्लाई करना। और जो भी प्रिंसिपल हैं हमारे, जो एजुकेशन हमें बताता है कि हम एजुकेटेड क्यों हैं, हम एजुकेशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें टैकल करना आना चाहिए प्रॉब्लम, सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको टैकल आउट करना आना चाहिए। तो एजुकेशन हमें ऐसे मेथड्स और ऐसी प्रिंसिपल्स बताती है जिसकी वजह से हम अपनी सोसाइटी में सरवाइव कर सकते हैं। एक चाइल्ड जो बन के निकल रहा है, एक अच्छा स्टूडेंट, वो कैसे बनेगा, कैसे उसके अंदर मॉरल। अगर टीचर क्लास में उसको रॉबरी के बारे में बता रहा है तो रॉबरी उसको पता होना चाहिए कि रॉबरी इज द बैड हैबिट। ठीक है, तो मतलब कुछ भी चीज़ है जैसे कि क्राइम है वो गलत चीज़ है, अगर उसको गलत इन्वायरमेंट दिया गया, उसके आसपास के लोग क्राइम करते हुए देखे गए तो वो वैसा ही बनता चला जाता है। तो दिस इज द वे इन स्कूल। स्कूल इज अ फॉर्मल एजेंसी। सबसे पहले इसमें यही आएगा कि स्कूल जो है वो फॉर्मल एजेंसी है एजुकेशन की, जो कि इम्पार्ट करती है सोशल वैल्यूज़ को, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को, सोशल अवेकनिंग, मतलब कि आपके अंदर जागरूकता आती है समाज को लेकर कि हमें समाज में कचरा नहीं फैलाना है, स्वच्छ रखना है हमने आसपास के एरियाज को, हमें बड़ों से कैसे बिहेव करना है, कैसे एल्डर लोगों से बात करनी है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन, हमें क्या करना चाहिए, हमारे राइट्स क्या हैं, हम कहाँ पे रहते हैं, हम किस तरह से बाहर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए पब्लिक प्लेसेस पे। ये सभी चीज़ें जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। बट एट द सेम टाइम अगर क्लासरूम में जब बच्चे की नींव बन रही है, क्लासरूम इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, एजुकेशन सोशियोलॉजी कहती है कि उस समय ये चीज़ें होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाने हैं, अवेकनिंग, उनको जागरूक करना। एजुकेशन सोशियोलॉजी ब्रांच ऑफ स्टडी द सोसाइटल प्रॉब्लम। मैंने वही बात की कि जो जो एजुकेशन सोशियोलॉजी है वो किसकी स्टडी करती है, प्रॉब्लम्स। ठीक है, इग्नाइट द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। इग्नाइट मतलब जलाना। जो सोशलाइजेशन क्या होता है आपको पता है? सोशलाइजेशन होता है कि एक बच्चा जब जन्म लेता है बाय बर्थ टू डेथ वो सोशलाइज होता है, बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में अंदर अपने वैल्यूज क्रिएट करता है। तो दैट इज अ सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले तो हमें फैमिली होती है, फैमिली की हम यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेकेंड एजेंसी। सेकेंड एजेंसी इज द स्कूल, classroom environment. School and classroom environment create as an opportunity to child in flourish the social values and stuff like that. The the sociology of education is a study of how the institutions and forces affect. सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है, कैसे सोशल इंस्टीट्यूशन जो हैं और फोर्सेस अफेक्ट कर रहे हैं एजुकेशन प्रोसेस को। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन इन टीचर एजुकेशन प्रोसेस। नेवर माइंड। यहाँ पे पढ़िए, एजुकेशन क्या है, एक सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, एक सिस्टमेटिकली आपको बांट किया जाता है एजुकेशन, टीचिंग, ट्रेनिंग एंड बाय प्रोफेशनल टीचर्स। जो प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं उनकी है पेडागोजी, जो एप्लीकेशंस होती हैं वो भी बराबर होती हैं। टीचर डिपेंड्स डिफरेंट डिसिप्लिन, जैसे कि अलग अलग डिसिप्लिन से वो पढ़ाते हैं। ये सब क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं आप।
रिलेशनशिप विद द एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, क्या रिलेशन है दोनों में? काफ़ी रिलेशन है, क्योंकि एक बच्चा जो निर्माण हो रहा है स्कूल में, वो सोसाइटी में जा रहा है, उसने समाज में वर्क करना है, तो उसको वो वैल्यूज क्रिएट करना एक स्कूल का दायित्व होता है, एक क्लासरूम इन्वायरमेंट का दायित्व होता है, एक पीयर रिलेशनशिप का होता है। नेक्स्ट, ये हमने भी बात की, ये निचोड़ है एजुकेशन सोशियोलॉजी जो है। एजुकेशन इंक्रीज करती है सोशल वैल्यू, रिस्पॉन्सिबल इग्नाइट द सोशलाइजेशन, 3 पॉइंट्स हैं इसमें। नेक्स्ट वी हैव द रिलेशनशिप विद एजुकेशन सोशियोलॉजी एंड द क्लासरूम। कैसे एजुकेशन सोशियोलॉजी क्लासरूम में इम्पैक्ट डालती है, क्लासरूम इन्वायरमेंट को ये बतलाती है कि हमें कैसा नागरिक होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एजुकेशन सोशियोलॉजी, क्लासरूम इन्वायरमेंट, पीयर ग्रुप और स्ट्रैटिफिकेशन। किस तरह से स्ट्रैटिफिकेशन भी कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें डेवलप करने में पिछड़ापन देती है। जैसे पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं हम वैसा ही बनते चले जाते हैं। अगर वो लीडर होंगे तो हम, जैसा कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। ऑब्वियसली वो काफ़ी रेलिवेंट है इस सब्जेक्ट में कि पीयर ग्रुप का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है एक दूसरे बच्चे पे। वो जैसे होंगे, जैसा उनका बिहेवियर होगा, जैसा उनका एटीट्यूड होगा, जैसे उनकी वैल्यूज होंगी लाइफ को लेकर, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेशंस होंगे, वो सभी वैसा ही बिहेव करते हैं, मतलब वो इन्फ्लुएंस काफ़ी कर देते हैं किसी और चाइल्ड पे। क्लासरूम इन्वायरमेंट तो टीचर देगा, स्कूल में टीचर इम्पार्ट करेगा। पीयर ग्रुप जो होते हैं वो, जैसे कि हमारे, जैसे चाइल्डहुड में तो हमारे जो पीयर ग्रुप्स होंगे, जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड में हम वैसे ही हमारा ग्रुप होता है, इतना इम्पैक्ट नहीं होता। बट जब हम 18 एडोलसेंस के ग्रुप में आते हैं तो दैट मीन्स हम उनकी ही, वो उन्होंने कह दिया पत्थर की लकीर हो गई। तो कहने का मतलब पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस एडोलसेंस में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, इसीलिए एडोलसेंस में एजुकेशन, राइट एजुकेशन और राइट मोटिवेटर और फ्रेंड टीचर होना चाहिए, सो दैट कि वो बच्चे उनकी बात सुने, समझे और अंडरस्टैंड करें। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रैटिफिकेशन की डिवाइड, कैसे समाज को डिवाइड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। Sociology with peer group equality and stratification is बिफोर वी मूविंग ऑन द स्टम, द रिलेशन क्या है सोशियोलॉजी और एजुकेशन का, कि सोसाइटी में जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं उसको रिमूव करना प्राइमरी फंक्शन होना चाहिए एजुकेशन का, कि इक्वल वीरियम जैसा कॉन्सेप्ट लेके आए, स्टेटस लेके आए सोसाइटी में। जैसे कि पोअर रिच हो गए तो उनमें डिफरेंस, इसीलिए यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। एजुकेशन मेनली 3 प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म करती है सोसाइटी में। कैसे? कि एक बच्चे को कल्चरल हेरिटेज के बारे में बता देती है, ट्रांसमिट कर देती है। क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स को मनाकर ये टीचर बता देता है कि हमें अपने कल्चर को हेरिटेज रखना है, मतलब अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखना है, उसको ट्रांसमिट करना है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे कि हमारे दादा परदादा हिंदू थे, हमारे पापा ने हिंदू हुए, उन्होंने अपना हिंदू का धर्म जो झंडा था वो हमारे सिर पे चढ़ा, और हम आगे अपने जनरेशन को लेके जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो कल्चरल हेरिटेज है, हमारी धरोहर है, उसको क्यों खत्म करना, अपने कल्चर के साथ पूरा ग्रैप बना के रखना, ट्रांसमिट करके रखना, अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपने पहनावा, कपड़ा, जो भी कस्टम्स हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, उसको नहीं त्याजाद चीज जनाना। एजुकेशन कंजर्व द कल्चरल हेरिटेज थ्रू द इट्स कोर्सेज एंड स्टडीज, द टेक्स्ट बुक, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड द डिफरेंट पार्टीज। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि एजुकेशन कंजर्व करके रखता है। पहला तो ट्रांसमिट करता है वन जनरेशन टू अनदर, दूसरा कंजर्व करके रखता है, मतलब कि सेव रखता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स होंगे जो कि क्या करते हैं, सिर्फ टूरिस्ट के लिए रखे हुए हैं, ना कि उनको यूज़ किया जाता है। सिर्फ कंजर्व के रखे रखा है कि हाँ ये चीज़ है, हमारी धरोहर है, इसको बचा के रखना है। टेक्स्ट बुक हो गई, कुछ ऐसी टेक्स्ट बुक हैं जो कि जिसमें ये हमारे कल्चर को प्रमोट किया गया है, जैसे राज तरंगनी हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे टेक्स्ट बुक कल्चर हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखती है, जो कंजर्व कर, प्रिजर्व कंजर्व सेम सेम है। Next, we have education create new social organizations patterns in order to develop
improve the society changing needs and conditions। जैसे कि हम देख रहे हैं कि समाज में चेंजेस हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में चेंजेस हो रहे हैं, तो एजुकेशन ऐसा माहौल बना देता है, तो क्या करता है कि नई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बनने शुरू हो जाती हैं, नए पैटर्न्स डेवलप होना शुरू होते हैं, जिससे कि सारी उनकी नीड्स फुलफिल हो जाएं, उनकी कंडीशंस फुलफिल हो जाएं। तो गाइज, एजुकेशन सोशियोलॉजी एंड द क्लासरूम इन्वायरमेंट, किस तरह से जो एजुकेशन सोशियोलॉजी है वो क्लास रूम में कैसे इम्पैक्ट डाल रही है। क्या हम सब समझते हैं कि जो सोशियोलॉजी है, जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स है, वो एजुकेशन के थ्रू दूर कर रही हैं, मतलब कि एजुकेशन में ऐसी पैटर्न लाना है जो जो कि क्या करे, इन चीज़ों को इम्प्रूव करे, मतलब कि सोसाइटी में एक बच्चा एक अच्छा नागरिक बन के निकले। तो एजेंसी ऑफ एजुकेशन में सबसे पहला आता है स्कूल। तो स्कूल में क्लासरूम इन्वायरमेंट में, क्लासरूम इन्वायरमेंट क्या, स्कूल होता है जिसमें बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो सबसे पहले हमें स्कूल के बारे में पता होना चाहिए कि स्कूल एक एजेंसी है एजुकेशन की, जहाँ पे हमें एजुकेशन, फॉर्मल एजेंसी कह सकते हैं, ऑफिशियल कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें एजुकेशन दी जाती है। जो वर्ड स्कूल स्कूल है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है खोल, जिसका मतलब होता है लेजर, ठीक है, ग्रीक वर्ड से आया। तो फंक्शंस ऑफ स्कूल एंड क्लासरूम सेम ही रहते हैं। फोर वॉल्स में एजुकेशन मिल रही है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे करिकुलम ही दिया जाएगा, क्योंकि हम सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, वैल्यूज की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि क्लासरूम इन्वायरमेंट में टीचर को यू हैव टू बी talk about somewhere, you have cultural programs, you have activities like where you have to promote the social values, norms and conditions of society। एक नागरिक को कैसे रहना चाहिए, ट्रैफिक राइट, ट्रैफिक लाइट जो है उसके रूल्स पता होने चाहिए बच्चे को, कैसे रेड लाइट में नहीं जाना चाहिए, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो ये सभी जो फंक्शन है स्कूल के, वो काफ़ी एक इंसान बनाते हैं, एक बच्चे को एक इंसान बनाते हैं। कंजर्व करके रखना, ये बार बार ही चीज़ें आ रही हैं कि कंजर्व करना अपने कल्चर का हेरिटेज को। ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चे की ग्रोथ में कोई भी वो भी कमी नहीं होनी चाहिए। ऑल राउंड मतलब कि दिमाग का, शरीर का, मन का, सबका दिमाग मतलब क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब कि सोशली वो डेवलप होना चाहिए, मेंटली, फिजिकली, मॉरली, एजुकेशनली एंड सो ऑन। तो ये ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चे की, ग्रोथ एंड इंडिविजुअल की, ठीक है। वैल्यूज होनी चाहिए उसके लाइफ में, उसको पता होना चाहिए कि मेरी लाइफ में ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, ये चीज़ राइट, ये मुझे करनी है क्योंकि मेरे पापा ने कहा है कि ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि हमें कहीं पे भी गंद नहीं डालना चाहिए, ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमें डस्टबिन में ही हमेशा क्या डालना चाहिए, कोई भी गंद। तो कहने का मतलब है कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आती है, टीचर ही सिखाता है, टीचर ही क्लासरूम में ये इम्पार्ट करेगा। नेशनैलिटी की राष्ट्रीयता उसके अंदर होनी चाहिए कि हमें भारत के लिए क्या करना है, जैसे कि 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, उस दिन उनका कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जिसकी वजह से वो क्या होगा, मोटिवेट होगा कि हाँ हमारा भारत देश भी कोई चीज़ है ना। एडजस्टेबिलिटी एंड अडेप्शन इन द सोसाइटी, एडजस्ट करना आना चाहिए उसको, सोसाइटी में अडाप्ट करना चाहिए। हम नहीं कर पाए एडजस्ट, तो क्या ये बच्चे क्या है सॉरी अपना ही दुख जाहिर कर लिया। एडजस्टेबिलिटी मतलब कि वो अपना वोकेशनली इंडिपेंडेंट हो सके, वोकेशनल ट्रेनिंग उनको दी जाए क्लासरूम इन्वायरमेंट में। ये सब चीज़ें वो सीख के कहाँ आए, सोसाइटी के अंदर। तो कहने का मतलब सोशल एफिशिएंसी, लाइफ स्किल्स होनी चाहिए। स्कूल जो है वो एक हब है लर्निंग का। हब मतलब एक वेब, जैसे कि नेटवर्क होता है ना एक, जैसे कि इंटरनेट का एक नेटवर्क होता है, वो पूरा जाला हर पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो वैसा मतलब एक हब है लर्निंग का क्या, स्कूल। यहाँ पे बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता चला जाता है। और स्कूल आजकल तो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन हो गए हैं। प्रेस्टिजियस मतलब बहुत वैल्यू है उसकी, सोसाइटी में उसकी बहुत वैल्यू है। और यहाँ पे एक बच्चा निर्माण होता है। मान लो कि घर में उसका लड़ाई झगड़े बहुत कुछ उल्टा फुल्टा उसने देखा हुआ है, ठीक है। जब वो स्कूल में आता है ना, वो भूल जाता है ये सब चीजें, और वहां पे एक अलग ही इन्वायरमेंट देखता है।
जैसे कि टीचर मोटिवेट कर रहा है, यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, यहाँ पे असेंबली हो रही है, यहाँ पे लाइनबद्ध तरीके से आप डिसिप्लिन दिखा रहे हो, क्लास में किस तरह से एक्टिविटीज हो रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है वो करिकुलर, नॉन करिकुलर, टेस्ट, असेसमेंट, ये सब चीज़ें हो रही, जिससे कि बच्चे की जो है वो मैन मेकिंग बने, मतलब फैक्ट्री उसकी तैयार हो रही है, एक फैक्ट्री बन गई है, बहुत बड़ी फैक्ट्री जहाँ पे बहुत सारे बच्चे तैयार हो रहे हैं सोसाइटी के लिए। स्कूल एज अ सोशलाइजिंग एजेंट, ऑब्वियसली अभी तक हम क्या फारसी मारे थे कि जो सोशलाइजिंग एजेंट है, मतलब कि सोशलाइजेशन प्रोसेस को आगे लेके जाता है। जैसे फैमिली फर्स्ट है तो सेकंड हमारा स्कूल है, जो कि हमारी सोशलाइजेशन प्रोसेस को और भी इन्हेंस करता है, इम्प्रूव करता है, हमारी हमारी लाइफ को इम्प्रूव करता है, हमें वोकेशनली हमें सोचने में मजबूर करता है कि हमें आगे क्या करना है हमारी लाइफ में, हम अर्न कैसे करेंगे, हम सोसाइटी में कैसे जिएंगे, हालांकि हमारा नहीं हुआ। एनीवेज, ये बार बार आ रहा है, सोशलाइजेशन, कल्चरल ट्रांसमिशन, फॉर्मल, सेकेंड एजेंसी और नेक्स्ट टू द फैमिली, फैमिली के बाद आने वाला, और फिर पहला तो हमने पढ़ा कि फॉर्मल एजेंसी जिसमें टीचर क्लासरूम में पढ़ाता, दूसरा आ गया पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस। देखिए, टीचर भी इतना नहीं कर सकता जितना इन्फ्लुएंस एक फ्रेंड करता है। जैसा कुत्ता कमीना अगर फ्रेंड होगा तो वैसा ही बच्चा बन जाएगा। अगर बच्चा इंटेलिजेंट, या इंटेलिजेंट कहने का मतलब कि एकेडमिक्स में थोड़ा अच्छा कर लेता है परफॉर्म, उसके करिकुलर एक्टिविटीज अच्छी हैं, गेम्स में अच्छा है, बोलने में अच्छा है, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, तो देखना उसके साथ वाला जो बच्चा होगा वो डेफिनेटली उससे इन्फ्लुएंस होता है। वो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि हमें भी नहीं पता होता कि वो क्या कर जाएंगे। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस होता है, ये इसको कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन आपके ये सब नहीं, ठीक है। हाँ, ये कर सकते हैं कि बच्चे को सोशलाइज बनाता है, मीनिंगफुल उसके रोल्स हो जाते हैं, शेप करता है, इंडिविजुअल्स की मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, नॉर्म्स क्या होंगे कम्युनिटी के उसको ये पता चल जाता है। एजुकेशन बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, जो कि प्लेमेट्स को कैसे बिहेव करना है, हमारे एल्डर के सामने हमें कैसे बिहेव करना है, बहुत सारी आइडियाज वो करता है, कॉपरेट कैसे करना है, कम्युनिटी, ये सब चीज़ें क्या है। अब पीयर ग्रुप, ये हमने क्लासरूम का पढ़ा कि क्लासरूम इन्वायरमेंट में वो टीचर क्या इम्पार्ट कर रहा है एक बच्चे के ऊपर, मैन मेड फैक्ट्री जैसे हमने शब्द सुने। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि बचपन में होता है तो इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता। हाँ, उसने ये वाली गाड़ी ली, उसने ये वाली कार ली, तो मैंने भी यही वाली कार लेनी है, तो ये चाइल्डहुड का सिनेरियो है। लेटर चाइल्डहुड में हम और भी ऐसे लड़ाकू हो जाते हैं। जो मेजर इन्फ्लुएंस होता है वो एडोलसेंस में होता है। एडोलसेंस में बच्चा बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, क्योंकि उस समय हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से और साथ में बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हो रही होती हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस उसके दिमाग में जूझ रहा होता है, तो जिसकी वजह से वो उसको पता ही नहीं होता कि मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ। घर वाले उसको पता तू छोटा है अभी, और एज के हिसाब से वो एडोलसेंस है। तो कहने का मतलब है कि एडोलसेंस एक में बच्चा बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। तो इसमें पीयर इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होता है, पीयर का काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल होता है। पीयर ग्रुप प्ले एन एजुकेशनल रोल इन द इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप, तो अच्छी क्वालिटीज़ को ही इंक्रीज करना है, हमने यहाँ पे फोकस यही है कि पीयर ग्रुप से बच्चा लीडरशिप क्वालिटी सीख रहा है, ग्रुप वैल्यू सीख रहा है, कोऑपरेट कैसे करना है, टॉलरेट कोई चीज़ को कैसे करना है। मान लो कि किसी ग्रुप में कोई चीज़, कोई बात किसी की मान नहीं रहा, तो फिर क्या करना है, उसको टॉलरेट करना आना चाहिए। वो एक दूसरे को करवा देते हैं, ऐसा ऐसा पीयर ग्रुप ही होता है। हमारा तो नहीं था वैसे, हम तो नहीं है ऐसे ग्रुप में रहे। हाँ, हमेशा अच्छे का चुनाव अच्छे खुद से करो, ये हो सकता है, ये मेरे साथ था। ग्रुप वैल्यूज सच एज कोऑपरेशन, टॉलरेंस, अकोमोडेशन एंड टीम स्पिरिट। अकोमोडेट करना, किसी चीज़ को अकोमोडेट करके चलना, टीम स्पिरिट होनी चाहिए। रैशनल कंसाइंस बढ़ाता है चाइल्ड, और एक्सपीरियंस वेरियस रोल,
उसको पता चलता है कि हमारे एक ही रोल है, मैं ही नहीं हूँ सिर्फ, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे इर्द गिर्द हैं, उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटीज़, कैसे टीम्स वर्क करना है हमें, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो कोई भी, कि जैसे कि एक मैच की टीम है तो उसको टीम स्पिरिट लेके चलना है, उसकी खुद खुद की जीत नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्म नहीं कर रहा, टीम में काम कर रहा है, तो टीम का हर एक बंदे को कोऑपरेशन सिखाना, टॉलरेट करना सिखाना, उनको ग्रुप वैल्यू सिखाना, ये सभी की चीज़ें क्या है, पेयर ग्रुप का ही कमाल होता है। सोशल एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन, हमारा सामाजिक एटीट्यूड कैसा हो, एफिशिएंटली इफेक्टिवली हम अपने फ्यूचर को इक्विप कर सकें। एजुकेशन सोशियोलॉजी एंड स्ट्रैटिफिकेशन, जैसे कि आप सबको पता होगा स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल इनटू अ ग्रुप, पीपल को क्लासिफाइड कर देना अलग अलग ग्रुप्स में, वो भी उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से, मतलब कि उनके उनके पास पैसे कितने हैं उसके हिसाब से उनको डिवाइड कर देना, ये ग्रुप गरीबों का, ये ग्रुप अमीरों का, ये लो मिडल, ये मिडल, तो ये ग्रुप डिवाइड हो गया सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पे। और इस तरह से इनइक्वालिटीज बढ़ती चली जाती हैं सोसाइटी में, समाज में, सोशल, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस होने लगते हैं, मतलब कि डिफरेंट हो जाते हैं, इसमें इक्वल नहीं है। तो डिफरेंसेस लेट्स अ ग्रेटर स्टेटस, पावर और प्रिविलेज, कि ये क्या होता है कि डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति, कुछ लोगों के पास ज्यादा पावर आ जाती है, कुछ के पास होती ही नहीं है, तो दैट मीन्स द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करता है। इट इज अ सिस्टम बाय विच सोसाइटी रैंक कैटेगरीज ऑफ द पीपल हायरार्की। इसकी चार प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ट्रेट ऑफ सोसाइटी, ये जो काम किया ना, ये बांटने का काम ये समाज ने ही किया, ये समाज ही हमें बताता है कि हम डिफरेंट हैं एक दूसरे से। कैरीज जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन में आ रहा है तो ये हो रहा है, ये ब्राह्मण है, मैं इसके साथ ब्राह्मण हूँ तो मैं ब्राह्मण भाई, मैं तो बहुत, मैं तो सबसे अलग हूँ। और जो निम्न जाति का है, मान लो कि चमार या कुछ ऐसा है, तो वो बोलेगा नहीं, इसके साथ नहीं टच होना, ये अनटचेबिलिटी, ये आज भी हमारे कैरी होती है, जनरेशन टू जनरेशन ही हो रही है, यूनिवर्सल है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो यूनिवर्सल है, वो अम, हमेशा होता है आया है, और ये धीरे धीरे ही चेंजेस इसमें हो रहे हैं, बट नहीं होंगे, इन्वॉल्व नॉट जस्ट इन इनइक्वालिटीज एंड बट बिलीव्स एज वेल। आगे है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एजुकेशन से क्या रिलेशन है इसका, ये हमारे हायरार्किकल अरेंजमेंट्स है इंडिविजुअल्स की, जो कि सोशल क्लासेस और कास्ट डिविजन्स बताती हैं कि समाज में कैसे रहना है, आपको कैसे नहीं रहना। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, इनइक्वल है एजुकेशन में भी, इक्वालिटी कहते हैं कि इनइक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सबको एक जैसी चीजें प्रोवाइड कर दी, गरीब को भी प्रोवाइड कर दी, अमीर को भी प्रोवाइड कर दी। मतलब एक क्लासरूम में है बच्चा जो हैंडीकैप है, ठीक है, उसको उसको पता नहीं है, और सबको टीचर अवेलेबल है, सबके लिए है, बट उसको पता ही नहीं चल रहा कि इसके साथ कैसे compete करना है, इसके साथ कैसे बात करनी है, इसको कैसे हैंडल करना है, हाउ टू हैंडल दिस। उसको इक्विटी नहीं दी गई, उसको उसके नीड्स के हिसाब से उसको इक्विटी नहीं प्रदान की गई। दैट इज मीन कि इक्वालिटी का मतलब होता है इक्विटी से, ना कि इक्वल चीज़ें प्रोवाइड कर देना। तो एजुकेशन में भी इक्विटी इज इम्पॉर्टेंट, रादर की इक्वालिटी आप दे रहे हो। इनइक्वालिटी इसी से निकल के आया है, स्ट्रैटिफिकेशन से, कि स्ट्रैटिफाइड कर दिया लोगों को, गरीबों को, अमीरों को, ये सब बहुत सारी कैटेगरीज बना दी, जिसकी वजह से क्या हो गया कि इनइक्वल हो गया समाज। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हाई प्रोफेशनल एजुकेशन, कंपनसेंट्री एजुकेशन, कॉमन स्कूल एजुकेशन, फ्री एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप एजुकेशनल, equalization of educational opportunities, problem concerning equality of opportunities in education, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप सम अप कर सकते हैं, ठीक है।
इस यूनिट में हमने क्या पढ़ा कि यू हैव टू लर्न दैट एजुकेशन सोशियोलॉजी जो है वो रिलेशन करती है किसके साथ, क्लासरूम इन्वायरमेंट, क्लासरूम टीचिंग लर्निंग, पीयर ग्रुप, सोशलाइजेशन, सोशल इनक्वालिटीज एंड स्ट्रैटिफिकेशन रिलेशन टू द एजुकेशन। आएगा तो आप लिख देंगे। तो ये सब चीज़ें हमारी कंप्लीट होती हैं। हमें अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है, समाज के। नेक्स्ट हमारा आता है टीचर रिस्पॉन्सिव एंड रिलेशनल टू द सोशोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले आया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है टीचर की। सोशली रिस्पॉन्सिबल है टीचर, उसकी क्या समाज के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर हैड। और स्वच्छता भारत अभियान क्या होता है, उसके लिए वो क्या बच्चों को बढ़ाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बच्चे का निर्माण कर रहे होते हैं। ठीक है, नर्चर करते हैं उनको, कुछ चीज़ें सिखाते हैं उनको, सोशल रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, उनके अंदर डेवलप करते हैं उनको, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइफ में ना। तो सोशल रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो हम रटेंगे, जैसे कि पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑन पेरेंट्स एंड फैमिलीज। पेरेंट्स और फैमिलीज का काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, कल्चर को ट्रांसमिट करते हैं। स्टूडेंट सेंटर इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, ना कि ये कि मैं तो ज्ञाता हूँ भाई, तुम बस मेरे से पढ़ते जा, मैं तो भंडार हूँ, तू कख नहीं है, तू कुछ नहीं है, तू जा यहाँ से। ऐसा नहीं, ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन आज का पर्सपेक्टिव। एनईपी क्या कहती है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होनी चाहिए। ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको टीचर बच्चे के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाए। कल्चरली मेडिटेटेड इंस्ट्रक्शन, रीशेपिंग द करिकुलम। करिकुलम अगर कुछ रिजिड है तो उसको फ्लेक्सिबल किया जाना चाहिए, चेंजेस होने चाहिए उसमें, बच्चे के नीड, एज पर नीड के हिसाब से उसको पढ़ाया जाना चाहिए। टीचर एज अ फैसिलिटेटर है, वो कभी भी आपका थोपने वाला नहीं होता, वो एक इंस्ट्रक्टर है, वो एक फैसिलिटेट करेगा आपको। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तब वो आपको समझाएगा, दैट इज जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर, और कुछ भी नहीं। ठीक, स्वच्छता भारत अभियान जो है वो क्या ऐसे पॉइंट्स को रिलाई करती है। स्वच्छ भारत अभियान जो है वो 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको रिलाई करती है, जिसकी बात करती है। सबसे पहले तो सैनिटेशन, सफाई, सफाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, दूसरा कि हाथ को साफ करना, हैंड वॉशिंग, सोप से। मिड डे मील्स, जब हम खाना खा रहे होते हैं तब उससे पहले हमें हाथ ना वॉश करने हैं, ये भी एक स्वच्छता भारत का अभियान। ड्रिंकिंग वाटर जो है, बच्चे को पानी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर का जो है वो पढ़ाना है। ठीक है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जो भी चीज़ें आपको सिखाई जा रही है जैसे कि सैनिटेशन, हैंड वॉशिंग और ये सब, क्लीन वाटर ड्रिंकिंग, ये सभी चीज़ें क्या है, इनका सही से उनको ऑपरेशनल करना, उसको बताना, और जो कमेटीज उसके लिए लगी हुई हैं उनको भी बताना, डेफिनेटली। ठीक है, बिहेवियर चेंज एक्टिविटी, कोई एक्टिविटीज़ करवाना जिससे कि उनका बिहेवियर में चेंजेस आए, यही होगा इसमें। इसको हम आगे की क्लास में देखेंगे। इनहेंस द कैपेसिटीज, अडॉप्ट अ स्ट्रेच ऑफ रोड टू क्लीन, organize the local cleaning drives, beautify the roads, parks and grounds, organize the fund raising campaign, जिससे कि फंड रेज होगा तो अच्छे से क्लीनिंग होगी, अच्छे से आप रोड क्लीन कर पाओगे, पार्क अच्छे से होगा, ऑर्गेनाइज अच्छे से होगा, क्लीनिंग ड्राइव अच्छे से चलेगा, रोड को स्ट्रेच अच्छे से कर पाओगे, फंड ही रेज होगा तो ही ना, स्ट्रीट प्ले कर पाओगे। ये सब चीज़ें क्या है, स्वच्छ भारत अभियान के कुछ एलिमेंट्स थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज अ टीचर यू वांट टू प्लान अ स्वच्छ भारत ड्राइव इन योर स्कूल, लिस्ट आउट सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज यू मे यूज़। क्या आप स्ट्रैटेजीज यूज़ करोगे उनको अप्लाई करने में। मान लो कि आपने स्वच्छता भारत अभियान का एक प्लान ड्राइव चलाना है, आपको बताना है कि स्वच्छ भारत अभियान, तो आप स्लोगन्स लिखोगे। ठीक है, आप एक टीम बनाओगे जिसमें एक लीडर होगा, एक बच्चा होगा जो आप उन बच्चों को लीड करेगा। फिर वो आप रोड पे जाओगे, फिर आप नारे लगाओगे, नारे लगा के साथ में सफाई भी करके दिखाओगे, और इसका पूरा एक एडवर्टाइज करोगे। इससे आपका क्या होगा, एक जागरूकता, अवेयरनेस आएगी, जो कि ऐसे कि हम नुक्कड़ नाटक में करते ही हैं।
explain the relation between the teaching and societal needs. I hope you will understand what I'm trying to say here. नेक्स्ट हमारा फोर्थ चैप्टर आता है, ये थर्ड चैप्टर था जिसमें लास्ट जो था ना, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान था, जिसमें एलिमेंट्स बताए गए थे कि स्वच्छ भारत अभियान का क्या एलिमेंट्स है। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि सोसाइटी कैसे, एजुकेशन कैसे सोसाइटी को बना रही है ना, सोसाइटी क्या है, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही कुछ है इसमें। मैंने अभी इसको रीड आउट नहीं किया। जैसे कि इसमें बताया गया है कि इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन फैमिली, कैसे फैमिली चेंज हो जाती है जब एजुकेशन बच्चे को मिलती है। डिस्क्राइब द लिंकेज बिटवीन द सोसाइटी एंड एजुकेशन, डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज ऑन एजुकेशन, कैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।